हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आज आपका कॉस्टिंग का एग्जाम अच्छा गया होगा। अगर आप रेगुलर थे, अगर आप वन शॉट्स देखे थे तो आपका बहुत ही अच्छा गया होगा कॉस्टिंग का एग्जाम दोस्तों। हाँ, पेपर का लेवल स्टैंडर्ड जरूर था, पेपर यह टफ जरूर था। आप लोगों के बैच के साथ क्यों होता है मुझे पता नहीं कि सेम वन का भी पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड था, सेम थ्री का भी पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड है। क्यों? अब सीयू ये बताना चाह रहा है आप लोग से कि अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी कंसेप्ट सीखेगा, कंसेप्ट सीखने पे ध्यान देगा। आप लोग थोड़ा सा पहले पढ़ा करो, अब इतना लेट लेट मत पढ़ो। जो गलती आप सेम थ्री में किए वो गलती आप सेम फोर में मत करना बाबू, थोड़ा पहले से पढ़ लेना। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस भी छपे थे। आप बोलते हो ना कि मैच नहीं किया, मैं आज भी, आज जैसा टफ पेपर में भी हमारे क्वेश्चंस मैच किए हैं, जाके देख लो टेलीग्राम में। तो काइंडली आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगली बार से ना वन शॉट को एज ए रिवीजन लेना। ये रिवीजन है हमारा, इतना डिटेल्ड हम लोग रिवीजन करवाते हैं। और पहले से थोड़ा पढ़ लेना बाबू, आपके आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं, पहले से पढ़ लेना, क्योंकि आप सीयू भी स्टैंडर्ड होता जा रहा है धीरे धीरे। इसीलिए ना हम बोलते हैं कि वो सब टीचर को फॉलो करना बंद कर दो जो 2 घंटा में पूरा कॉस्टिंग को रिवीजन कराता है। हमने आपके लिए 3-3 4-4 घंटा कंसेप्ट सिखाने में, रिवीजन लगाने में लगाया। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमने अपना रिवीजन में वन शॉट में 4 घंटे में सिखाया है, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम अपना रेगुलर बैच में 10 लेक्चर लगाए हैं। मतलब डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करवाने पड़ते हैं, तब जाके बच्चे लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आता है। आज बहुत सारे प्रो बैच वाले बच्चे लोग बोल रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा गया है। और आपका भी पेपर अच्छा गया होगा दोस्तों, वन शॉट वालों का भी पेपर अच्छा गया होगा, अगर वो सारे के सारे वन शॉट्स फॉलो किए होंगे, अच्छे से फॉलो किए होंगे। तो चलिए हम लोग आज अपना टैक्स का शुरू करते हैं। और जो लोग भी पूछ रहे हैं ना भैया स्टेप मार्किंग है, स्टेप मार्किंग है, अगर पेपर भर के आए हो, अगर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हो तो पास होने की चिंता नहीं करना पड़ेगा। पास तो तुम हो भाई, लेकिन आप सेम फोर में अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? आप पास हो अगर सारे के सारे सम्स आप बना के आए हो, आप ऑलरेडी पास हो। रेयरली ही कोई फेल होता है। लेकिन अब सेम फोर में अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। और चलिए आप टैक्स की तैयारी शुरू करते हैं। एक बार लाइक कर दो, एक बार कमेंट कर दो और शेयर कर दो। और एकदम किसी को वो डरना नहीं है, ठीक है? कोई भी एकदम घबराएगा नहीं और डरेगा नहीं, और कॉस्टिंग का एग्जाम्स के लिए फियर नहीं करेगा। जिसका भी खराब गया, अच्छा गया, छोड़ो अभी। अब टैक्स पे फोकस करते हैं अपने लोग बाबू लोग, ठीक है? चलिए आई। तो टैक्स का आज अपने लोग क्या करने वाले हैं, टैक्स का आज अपने लोग बहुत ही लुक्खा चैप्टर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो दोस्तों हमने कैपिटल गेन ऑलरेडी करवा दिया है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑलरेडी करवा दिया। काइंडली आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट को काइंडली आप टैक्स के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अब बारी आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की। तो दोस्तों आप बोलोगे भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैलकाटा यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स का पूछता है? तो दोस्त देख, ये 5 मार्क्स का भी पूछ सकता है और 10 मार्क्स का भी पूछ सकता है। अगर 10 मार्क्स का पूछ लिया ना तो तुम्हारे जैसा लकी इंसान कोई नहीं होगा, बिकॉज बहुत लुक्खा चैप्टर है, बहुत लुक्खा चैप्टर। कुछ भी नहीं है ये चैप्टर में बाप। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का मतलब होता है बेसहारा इनकम। जो इनकम का कोई भी नहीं है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंडर टैक्सेबल होगा। सीधा सा बात है। एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, चलिए आई। एक एग्जांपल देता हूं, वन शॉट शुरू करता हूं। ये सारे नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। काइंडली अब जाके जाके 3 दिन बहुत बढ़िया से टैक्स प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, मान लीजिए एक आयुष नाम का व्यक्ति है। कौन है? एक आयुष नाम का व्यक्ति है। उसने मान लीजिए केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीता। आयुष नाम का एक तो व्यक्ति है, उसने केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीता। क्या उसका जो 1 करोड़ रुपया है वो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी होगा? अब बोलोगे नहीं। क्या उसका जो 1 करोड़ रुपया है वो ये टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होगा? नहीं। क्या उसका जो 1 करोड़ रुपया है वो ये टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन होगा? नहीं। पीजीबीपी होगा? नहीं। तो क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब कोई भी लॉटरी वाला इनकम, कोई भी चोरी चमाड़ी वाला इनकम, चोरी चमाड़ी वाला इनकम, लॉटरी वाला इनकम, हॉर्स रेस वाला इनकम, या सट्टा वाला इनकम, सट्टा जो खेलते हो ना, ड्रीम इलेवन, ड्रीम इलेवन, वो सब जो इनकम होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल होता है। कोई सा भी लॉटरी वाला इनकम, लॉटरी बाज लोगों को देखते हो ना, ऐसे करके पेंसिल वेंसिल लेके घूमता रहता है। कोई लॉटरी वाला इनकम, सट्टा वाला इनकम, ड्रीम इलेवन वाला इनकम। मान लो कि तुम ड्रीम इलेवन में 1 करोड़ रुपए जीत गए, तो उसका टैक्स तो तुमको देना पड़ेगा ना, 30%। 30% टैक्स तुमको देना पड़ेगा ना। तो टैक्सेबल किस हेड में होगा? वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में।
मतलब वो इनकम जो सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन या हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्सेबल नहीं होता है, वो इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। सीधा सा बात है। तो सेक्शन 56 क्लॉज 1, ये सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, काइंडली आप लोग चेक कीजिएगा अपना वो टेलीग्राम चैनल। तो सेक्शन 56 क्लॉज 1 बोलता है ऑफ द इनकम टैक्स, एनी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कोई भी इनकम बेटा अगर सैलरी, पीजीबीपी या कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं है या हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। अब आप बोलोगे भैया बहुत बोल दिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो ये बताइए भैया कि कौन कौन सा इनकम है, स्पेसिफिकली बताइए वो कौन सा इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। अरे भैया आप इनकम तो बताइए वो कौन कौन सा इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। ये थियरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, काइंडली पढ़ लीजिएगा इसको। इनकम टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो कौन कौन सा इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। तो सबसे पहला वो इनकम, सबसे पहला जो इनकम है वो है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। अगर आपको फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव्ड होता है, मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट किए, मान लीजिए आप इन्वेस्ट किए कहीं पे, और आपको अगर डिविडेंड रिसीव्ड होता है फॉरेन कंपनी से या इंडियन कंपनी से, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। सीधा सा बात है। फिर दिया हुआ है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, फिर पजल, कार्ड गेम, हॉर्स राइड। अगर आप लॉटरी जीतते हो, लॉटरी, आप अगर लॉटरी बाज हो, दिन रात अगर लॉटरी खेलते हो, लॉटरी खेल के अगर जीतोगे ना तो टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्सेबल होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अगर आप लॉटरी खेलते हो, पजल खेलते हो, कार्ड गेम या हॉर्स राइड से कुछ भी अगर जीतते हो, ये सब चीजों से आप कुछ भी अगर जीतते हो, लॉटरी, पजल, कार्ड गेम, हॉर्स राइड, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर आप शेयर्स में, शेयर्स या सिक्योरिटीज में पैसा ऐसा लगाए हो, उससे कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको शेयर्स या सिक्योरिटीज में पैसा ऐसा लगाए हो, उससे कुछ इंटरेस्ट मिलता है आपको, उसका भी टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ठीक है। फिर गिफ्ट, अगर आपको किसी ने बेटा गिफ्ट दिया, अगर आपने, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, मान लीजिए आईफोन 17 दिया आपको किसी ने, तो उसका भी टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में। नाम याद करते जाइए कहां कहां इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लगता है। हम क्या बोले, डिविडेंड रिसीव्ड बाई फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी। अगर फॉरेन कंपनी या इंडियन इंडियन कंपनी रिसीव करती है डिविडेंड, तो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अगर लॉटरी, लॉटरी से कुछ पैसा जीतते हो, पजल से कुछ पैसा जीतते हो, कार्ड गेम, हॉर्स राइड से कुछ पैसा जीतते हो, तो वह टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। गिफ्ट, अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया तो उसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा। गिफ्ट तो दिया है लेकिन आपको टैक्स भरना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ठीक है। फिर अदर, अदर इनकम, देखो अदर इनकम, और अदर इनकम मतलब दूसरे दूसरे जो अदर अदर इनकम है, वो सब भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल है। जैसे कि मतलब मान लीजिए क्या है, अमाउंट रिसीव्ड अंडर फैमिली पेंशन, कुछ भी अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशंस के रिलेटेड रिसीव करते हो, कुछ भी अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन के रिलेटेड रिसीव करते हो, वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एंड लोन गिवन, अगर मान लीजिए बैंक में कुछ जमा किए और बैंक से कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक में कुछ आप डिपॉजिट किए, मान लीजिए बैंक में आप 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए हैं और आपको 30 लाख का इंटरेस्ट मिला, तो वो 30 लाख कहाँ पे टैक्स, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अगर आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में आप डिपॉजिट करते हो, तो बैंक में अगर आप 30 लाख रुपया जमा किए तो उस 30 लाख, मतलब अगर बैंक में आप 1 करोड़ रुपया जमा किए तो 30 लाख का जो इंटरेस्ट मिला ना, तो वो 30 लाख का इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के रिलेटेड ये टैक्सेबल होगा। ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है, अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला और उसके रिलेटेड इनकम टैक्स वालों ने इंटरेस्ट दिया आपको, रिफंड अगर इनकम टैक्स वाला देता है ना तो उसके साथ इंटरेस्ट भी देता है, तो उस इंटरेस्ट पे भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के रिलेटेड टैक्स लगेगा। फिर बोला इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब अगर भाड़े के घर में भाड़ा अगर दे रहे हो, सुनो, मेरा एक तो भाड़ा का घर था, मेरा एक तो घर था, ठीक है, मैंने उसको मिस्टर ए को भाड़ा दिया। अब मिस्टर ए ऐसा सियाना कि वो घर को ना, वो घर को वो मिस्टर बी को भाड़ा दे दिया। मतलब एक भाड़ा का घर को तुम भाड़ा दे रहे हो, मैं अपना मैं अपना घर को मिस्टर ए को भाड़ा दिया और मिस्टर ए मेरे भाड़े वाले घर को ही मिस्टर बी को टैक्सेबल, मतलब कि मिस्टर ए जो है
मेरे भाड़े वाले घर को ही मिस्टर बी को भाड़ा दे दिया। इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, तो अगर कोई इनकम फ्रॉम सबलेटिंग अगर है तो वो भी टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। फिर रॉयल्टी इनकम और सैलरी ऑफ एमपीएमएलए, रॉयल्टी इनकम और सैलरी ऑफ एमपीएमएलए, ये सब जो है ना, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल होगा। आइए अब सम्स करते हैं और एकदम चमकाते हैं ये कंसेप्ट को। कुछ भी नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बहुत इजी है। आइए सम्स करेंगे। एक वीडियो चलेगा अभी और सम्स करेंगे अभी, ठीक है? चुपचाप आप लोग देख लेना, लाइक कमेंट शेयर करना, एकदम जोश के साथ टैक्सेशन को करना है अभी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज से अपने लोग क्या करने वाले हैं, आज से अपने लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का सम्स करने वाले हैं, ठीक है? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए। कंसेप्ट सिखा चुके, अब सम्स हम लोग करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने लोग करेंगे। ये रीड बाद में करते रहेंगे, एक एक करके रीड करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले फॉर्मेट आप लोग बनाइए। फॉर्मेट किस तरीके से बनाते हैं देखिए। लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी है, आप 5 मिनट देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फ्री का मार्क्स दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है? ऊपर में लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26, फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26, ठीक है? आपको बस इनकम को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा अदर सोर्सेस में आता है, कौन कौन सा अदर सोर्सेस में नहीं आता है, ठीक है? फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। फॉर्मेट में आप लोग 2 कॉलम बनाइएगा, ये पर्टिकुलर और 2 अमाउंट का कॉलम, एक पर्टिकुलर और 2 अमाउंट का कॉलम, ठीक है ना? चलिए लिखिए, यहां पे लिखिए पर्टिकुलर, यहां पे होगा पर्टिकुलर्स, और एक अमाउंट का कॉलम यहाँ पे अमाउंट रुपीस, एक अमाउंट का कॉलम यहाँ पे, ठीक है? तो पहला वाला एंट्री क्या दिया हुआ है देखिए, तो क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन पहला वाला एंट्री क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक से जो कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, बैंक से कुछ भी अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। मतलब भैया ये आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ठीक है? अगर बैंक से कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का हिस्सा है। चलिए तो लिख दीजिए, हिस्सा अगर है तो लिखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। कितना है बताइए, 6,000, लिख दीजिए 6,000, 6,000 लिख दीजिए। नेक्स्ट क्या है बताइए, विनिंग 3 लाख फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी। अच्छा सुनिए, लॉटरी का अमाउंट तो लेंगे, लॉटरी का अमाउंट हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेते हैं, लॉटरी का अमाउंट हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेते हैं सर, लेकिन ग्रॉस वाला अमाउंट लीजिएगा। अगर नेट वाला अमाउंट रहा तो ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ग्रॉस वाला ही अमाउंट हम लोग लेंगे। यहाँ ऑलरेडी ग्रॉस दिया हुआ है तो वही लेंगे अपने लोग, लेकिन अगर नेट दिया होता, नेट दिया होता तो ग्रॉस में पहले कन्वर्ट करते उसको। ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई 70%। मान लीजिए कि ये अमाउंट ना नेट होता, ग्रॉस नहीं होता, मान लीजिए ये अमाउंट नेट होता, तो कैसे इसको इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 3 लाख को डिवाइड बाई 70% कर दीजिए, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर ये अमाउंट नेट होता तो उसको ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करें, 3 लाख को डिवाइड बाई 70% कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ क्वेश्चन में हम लोग को ग्रॉस का वैल्यू ही दिया हुआ है, ग्रॉस का वैल्यू दिया हुआ है तब चाप नहीं है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी आता है, ठीक है? लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितने का है बताइए, 3 लाख का है, लिखिए 3 लाख। ग्रॉस अमाउंट अगर दिया हुआ है, अपने लोगों को ग्रॉस अमाउंट चाहिए, बस ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन नेट अमाउंट दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे, डिवाइड बाई 70% कर दीजिएगा, डिवाइड बाई 70% करके नेट में कन्वर्ट, नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा फिर क्या दिया हुआ है देखिए, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ए हाउस। सबलेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भाड़ा वाला घर था उसको वापस भाड़ा लगा दिया। मतलब सुनो, ए का एक घर था, ए ने दिया बी को भाड़ा, ठीक है?
ए का जो घर था, ए ने दिया बी को भाड़ा और बी ने सी को भाड़ा लगा दिया। मतलब भाड़े का घर को भाड़ा लगा दिया। ए ने बी को रेंट पे घर दिया और बी इतना सियाना बुद्धि किया कि बी ने सी को उसी घर को रेंट पे दे दिया। तो इसको बोलते हैं सबलेटिंग। सबलेटिंग कि भाड़ा के घर को भाड़ा लगा दिया। तो अगर सबलेटिंग से कुछ इनकम आता है, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग कितना है 5,000 पर मंथ, विच वॉज एक्चुअली टेकन ए रेंट ऑफ 3,000 पर मंथ। तो इनकम जो आता है ना, इनकम से हम लोगों को एक्सपेंस को घटाना पड़ता है। इनकम से अपने लोगों को ना एक्सपेंस को घटाना पड़ता है। सबलेटिंग से जो भी इनकम आया है उससे एक्सपेंस को अपने लोग घटाते हैं। ठीक है, मतलब अपने को सबलेटिंग से इनकम आया है 5,000 पर मंथ, वो बात तो ठीक है सर, लेकिन खर्चा भी तो हुआ है। ठीक है, अपने बी को इनकम हुआ है 5,000 पर मंथ, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन बी को भी तो 3,000 रुपया देना पड़ा ना ए को। तो खर्चे को एक माइनस कर दीजिएगा, खर्चे को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, चलो लिखो, आओ। फिर क्या दिया हुआ, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। लिखो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग करके कितना इनकम जनरेट हुआ भैया, 5,000 करके मंथली बोल रहे हैं, मतलब 5,000 इंटू 12। तो 5,000 इंटू 12 कितना होता है बताओ तो, 60,000, है ना। अच्छा, एक्सपेंस कितना इनकर्ड हुआ, एक्सपेंस देना कितना पड़ा अपने को, एक्सपेंसेस इनकर्ड। ओरिजिनल रेंट जो था वो देना पड़ा हम लोगों को 3,000 पर मंथ। तो 3,000 इंटू 12, ये एक्सपेंस लगा अपने लोगों को, मतलब 36,000 का एक्सपेंस लगा। बचा कितना, बचा बचा आपका 24,000। तो 24,000 जो बचा उसको आप इनकम कंसिडर करोगे। ठीक है, सबलेट करके इनकम हुआ आप लोगों का 60,000, लेकिन एक्सपेंस इनकर हो गया 36,000। तो नेट इनकम कितना बचा, 24,000 ना, बस लिखोगे। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर बोला डिविडेंड ऑफ 11,000 रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। हम क्या बोले थे, डिविडेंड अगर कोई भी रिसीव होता है, डिविडेंड अगर रिसीव होता है, डिविडेंड चाहे तुम इंडियन कंपनी से रिसीव करो चाहे फॉरेन कंपनी से रिसीव करो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हिस्सा रहता है। ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हिस्सा रहता है। लिखो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। कितने का डिविडेंड रिसीव हुआ बेटा, 11,000। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये 10,000, मतलब 10,000 विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस, और रेस हॉर्सेस से जीता वो 10,000। ये भी आता है भैया, ये कहाँ आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। ये सब, यही सब तो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लिखो विनिंग फ्रॉम, आप कल कल का जो सेशन था, कल का सेशन, उसमें से पन्ने पलट के देखो, मैंने लिखवाए थे ये सब सब चीज। कल का जो सेशन था उसको पन्ने पलट के देखो, लिखवाए थे ये सब चीज, बेसिक नॉलेज दिया था आप लोगों को कि विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, लॉटरी इनकम, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये सब सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस कितना है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस भैया 10,000। इसको आप टोटल कीजिए, बताइए टोटल करके, बताओ टोटल करके, 6,000 प्लस 3,00,000 प्लस 24,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000, 3,51,000। तो यही है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बस इतना ही करना होता है। ये क्या आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ठीक है ना, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, स्टेट द हेड्स ऑफ इनकम अंडर विच द फॉलोइंग इनकम ऑफ एन एसएससी आर टू बी असेस्ड। मतलब यहाँ पे अपने लोगों को हेड लिखना है, कौन से हेड में कौन सा इनकम आएगा, कौन से हेड में कौन सा इनकम आएगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको पहले लिखना, इसके बाद इसका हेड लिखना। ठीक है, पूरा पूरा ये स्टेटमेंट को पहले आंसर में लिखना, फिर इसका हेड लिखना। ठीक है, देखिए सबसे पहला बोला है कि ऑनरेरियम रिसीव्ड फॉर राइटिंग इन डैश मैगजीन, ये तो भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। अगर कोई मैगजीन लिखते हो उसके लिए कुछ ऑनरेरियम रिसीव होता है, वो तो भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। फिर फैमिली पेंशन रिसिप्ट फॉर द विडो
ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड। फैमिली पेंशन पिछला दिन सिखाई थी कि फैमिली पेंशन अगर रिसीव होता है, पन्ने पलट के देखो, फैमिली पेंशन अगर रिसीव होता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है, ठीक है। फिर सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अगर किसी मान लीजिए कि कोई एक बिजनेस फर्म है, बिजनेस फर्म में जो पार्टनर है उसको सैलरी रिसीव हो रहा है, तो वो क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा? नहीं, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। फिर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम टीवी गेम शो। अगर टीम मतलब मान लो कि केबीसी से, बोला ना टीवी गेम शो, मान लो कि ये केबीसी है, केबीसी से कुछ अमाउंट रिसीव होता है तो वो कहाँ टैक्सेबल होता है? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। फिर रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर बिजनेस बिजनेस पर्पसेस, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है? हाउस प्रॉपर्टी अभी अभी की है ना, हाउस प्रॉपर्टी अभी अभी की है। बोला है कि कोई घर को अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए लेट आउट देते हो, रेंट पे देते हो, तो वो टैक्सेबल किस हेड में आता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा ना। अगर कोई भी घर को आप बिजनेस पर्पस के लिए लेट आउट देते हो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, सीधा सा बात है। समझना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे बस नाम लिखने के लिए अपने लोगों को बोला था, नाम लिख दिए। अच्छा, आंसर आप लोग किस तरीके से लिखेंगे? ऐसे करके लिखेंगे, पूरा 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 स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए, ऑनोरेरियम रिसीव्ड फॉर राइटिंग इन डैश मैगजीन, ऐसे करके डैश करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस तरीके से ये पूरा स्टेटमेंट लिख के हेड को लिखना है, स्टेटमेंट लिख के हेड को लिखना है। आंसर इस तरीके से होगा आप लोग का, ठीक है। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए आप लोग। स्टेट द हेड्स ऑफ द इनकम अंडर विच द फॉलोइंग इनकम ऑफ एन एसएससी आर टू बी असिस्ट। यहां पर भी अपने लोगों को हेड बताना है। हेड बताना रहेगा तो क्या करोगे आप? स्टेटमेंट को लिखोगे आंसर में, यहां पे डैश करके हेड दोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इस तरीके से। आईएफओएस नहीं, पूरा फुल फॉर्म, ठीक है। देखो, सबसे पहला पहला क्या बोला? रेमुनरेशन रिसिप्ट फॉर एग्जामिनिंग द यूनिवर्सिटी आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है। मान लो कि कोई ये पेपर चेकर पेपर वेपर चेक करता है, मान लो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पेपर कोई पेपर चेकर चेक करता है, तो वो उसका जो पैसा होगा ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। उसका जो पैसा होगा ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। मान लो कि कोई पेपर चेकर पेपर चेक करता है, तो उसका जो पैसा होगा ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। फिर बोला है फीस रिसीव्ड बाय डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग कंपनीज बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है, वो बोर्ड मीटिंग में अटेंड किया, उसके लिए उसको कुछ रेमुनरेशन मिल रहा है, फीस मिल रहा है, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मुकेश अंबानी है, वो बोर्ड मीटिंग के लिए अटेंड किया, उसके लिए कुछ हल्का फुल्का फीस उसको मिल रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है, ठीक है। फिर फिर अपने लोगों को बोला कि इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, याद रखिएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट कमाते हो, अगर आप पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट कमाते हो ना, अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से कुछ भी इंटरेस्ट कमाते हो, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। वो 3500 तक एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट अप टू 3500, लिखिए, एग्जेम्प्ट अप टू 3500 तक वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से कोई भी आप अगर इंटरेस्ट कमाते हो तो वो एग्जेम्प्ट रहता है 3500 से। फिर बोला इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को आप अगर मान लीजिए सेल कर दिए, हाउस प्रॉपर्टी को मान लीजिए सेल कर दिए, और सेल करके अगर कुछ इनकम रिसीव हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन के हेड में आता है वो, कैपिटल गेन के हेड में आता है वो, कैपिटल गेन के हेड में आता है, ठीक है। फिर बोला इनकम रिसीव्ड फ्रॉम टीवी गेम शो। मान लीजिए केबीसी एबीसी जीत गए, केबीसी एबीसी जीत जीत के अगर 1 करोड़ रुपया लाए, तो वो किस हेड में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कोई भी टीवी गेम शो है, वो जीत के अगर आप पैसा लेके आओगे, तो टैक्स किस हेड से कटेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से कटेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लेना, लिख लेना, ठीक है, लिख लेना, कर लेना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मेट को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मेट बनाइए आप लोग प्लीज, जल्दी से। देखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिसेस बिस्सास, बिस्सास है ना, मिसेस बिस्सास, फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026। ठीक है, ठीक है, ओके। अपने से हड़बड़ी हड़बड़ी मत करेगा, हमको पहले करने देगा, उसके बाद तुम लोग करेगा, ठीक है। अपने से हड़बड़ी नहीं करेगा तुम लोग, सब सीख जाएगा, सब सिखा दूंगा। देखो लिखो पर्टिकुलर्स, लिखो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट और वापस अमाउंट, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। क्या दिया हुआ है बताओ तो? बोला हुआ है फैमिली पेंशन 4500 पर मंथ, फैमिली पेंशन 4500 पर मंथ। अब फैमिली फैमिली पेंशन कितना बोला है? देखो 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 देखो, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई देखेगा। फैमिली पेंशन बोला है 4500 पर मंथ मिलता है, ठीक है सर, ले लेंगे, क्योंकि फैमिली पेंशन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो 4500 इंटू 12 कितना होता है बताओ तो? 4500 इंटू 12 कितना होता है बताओ तो? 54,000, 54,000। क्वेश्चन में जब जब भी फैमिली पेंशन निकालने को बोले बेटा, क्वेश्चन में जब जब भी फैमिली पेंशन निकालने को बोले, जब भी फैमिली पेंशन निकालने को बोले, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में जब भी फैमिली पेंशन निकालने को बोले, जो भी सम में आपको क्वेश्चन में फैमिली पेंशन निकालने को बोले, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर लेस कीजिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर लेस कीजिएगा, लेस कीजिए, लेस कीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, एक एक तो हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन में लेते हैं 1/3, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, ये सुनिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन में हम लोग क्या क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन में हम लोग लेते हैं लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जो लोअर रहेगा वो लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहला चीज अपने लोग देखते हैं, सबसे पहला चीज अपने लोग देखते हैं यहां पे 1/3 ऑफ द पेंशन, 1/3 ऑफ पेंशन, सबसे पहला चीज अपने लोग देखेंगे 1/3 ऑफ पेंशन, ठीक है। और दूसरा चीज अपने लोग देखेंगे यहाँ पे ये 15,000, जो सबसे कम रहा, जो सबसे कम रहा उसको ले लेंगे, जो सबसे कम रहा उसको ले लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन में, ठीक है। तो ये बताइए 1/3 ऑफ पेंशन कम है या 15,000 कम है, बताइए तो? 54,000 इंटू 1/3 कितना आता है? 18,000। इसको हम कर, इसको अगर हम करें तो 18,000 आएगा। 54,000 इंटू 1/3 अगर करेंगे तो 18,000 आएगा, और यहाँ पे 15,000 आएगा। तो छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है भैया? 15,000 छोटा है, तो 15,000 को ले लीजिए, छोटा जो है उसको ले लीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। लेस करके बताइए कितना आता है? 54,000 लेस 15,000, ये 39,000। अच्छा, एक नॉलेज के लिए बात बता दे रहे हैं, ये ना ओल्ड रिजाइम को अपने अपने लोग फॉलो कर रहे हैं। ये अपने लोग किस रिजाइम को फॉलो कर रहे हैं? ओल्ड रिजाइम को, ओल्ड रिजाइम को फॉलो कर रहे हैं। न्यू रिजाइम का रेट चल रहा है अभी 25,000। न्यू रिजाइम में ना अमेंड हुआ है, अगर क्वेश्चन बोले न्यू रिजाइम को फॉलो करने, तो यहाँ पे 25,000 लिख देना, 25,000, 25,000 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये ओल्ड रिजाइम के हिसाब से हो रहा है, लेकिन नहीं बोलेगा, आप लोग ओल्ड रिजाइम के हिसाब से ही बनाना, जो सिखाए वैसा बनाना आप लोग, ठीक है। फैमिली पेंशन कभी भी बोले, फैमिली फैमिली पेंशन में दो चीज देखना है, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000, जो लोअर है उसको ले लो, जो लोअर है उसको ले लो। अच्छा, ये ओल्ड रिजाइम में 15,000 का रेट है, अगर न्यू रिजाइम बोले तो न्यू रिजाइम में ये 25,000 का रेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ 25,000 बैठेगा न्यू रिजाइम में बस, ठीक है। अरे ये टैक्स का एक न्यू रिजाइम है, एक ओल्ड रिजाइम है, अभी अभी बाई डिफॉल्ट दोनों ही चल रहा है, अभी दोनों ही चल रहा है। अब तुम चूज कर सकते हो, तुमको ओल्ड डिजाइन फॉलो करना है या न्यू डिजाइन फॉलो करना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने लोग ओल्ड डिजाइन भी अभी अभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जो सिखाए वही आएगा एग्जाम में, यही लॉ आप फॉलो करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दिया है बताओ?
नेक्स्ट दिया हुआ डिविडेंड रिसिव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी 7,000 एंड डिविडेंड रिसिव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 5,000। लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से रिसीव हुआ हो या फॉरेन कंपनी से रिसीव हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ही आता है। ठीक है, लिखो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से कितना डिविडेंड रिसीव हुआ? 7,000। फिर लिखो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी से कितना डिविडेंड रिसीव हुआ? फॉरेन कंपनी से कितना डिविडेंड रिसीव हुआ बताओ? 5,000। दोनों में ही आता है। और क्या दिया हुआ है बताओ? और बोला सब लेटिंग ऑफ हाउस 6,000 पर मंथ। ठीक है, मतलब कि भाड़ा के घर में भाड़ा लगा के हम 6 महीना पर मंथ कमा लिए, लेकिन हमको खर्चा भी तो हो गया। जो खर्चा हो गया उसको लेस कर देना, जो खर्चा हो गया उसको लेस कर देना। ठीक है, सबलेट करके, हाउस को सबलेट करके वो 6,000 रुपया पर मंथ कमाया। उसको उसको फिर जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड था उसको फिर रेंट देना पड़ा, म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ा नॉर्मली। ये सब लेस कर देना। ठीक है, तो सब लेटिंग ऑफ हाउस कितना है बताओ तो? क्वेश्चन देखो समझ जाओगे। सब लेटिंग ऑफ हाउस कितना है? बोलो ना जी, सब लेटिंग ऑफ हाउस कितना है? सब लेटिंग ऑफ हाउस कितना दिया हुआ है आप लोगों को? सबलेटिंग ऑफ हाउस, सबलेटिंग ऑफ हाउस बोला हुआ है कि हम 6,000 रुपया पर मंथ कमाएं। वो लड़का सबलेटिंग ऑफ हाउस करके 6,000 रुपया पर मंथ कमाया। 6,000 × 12 मतलब 72,000। 72,000। अब लेस कीजिए, इसमें से आप लेस कीजिए एक्सपेंसेस इनकर्ड। लेस क्या कीजिए? एक्सपेंसेस इनकर्ड। एक्सपेंसेस इनकर्ड। कितने का एक्सपेंस इनकर्ड कर दिया? सबसे पहले तो भैया ओरिजिनल ओनर को जो पे किया वो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड उसको लेस कर दीजिए इसमें से। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, ओरिजिनल ओनर को कितना कितना वो पे किया बताइए? ओरिजिनल ओनर को वो पे किया 45,000, 4,500 करके ना। तो 4,500 इंटू 12, 4,500 करके पे किया। 4,500 इंटू 12 मतलब 54,000 पे किया। और एक म्यूनिसिपल टैक्स बोल के भी था, म्यूनिसिपल टैक्स भी दिया वो। तो जो भी एक्सपेंसेस है ना उसको लेस करना पड़ता है। म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल ये टैक्स भी दिया 2,000 का। तो उसके पास इनकम बचा कितना? एक घर को वो सब एक घर को वो सबलेट किया 72,000 का। ओरिजिनल ओनर को उसको 54,000 देना पड़ा और म्यूनिसिपल टैक्स लगा 2,000 का। बचा कितना बताओ ना? 72,000 लेस 54,000 लेस 2,000, 16,000। 16,000 बचा। ठीक है, क्लियर है? आगे बताओ, आगे आगे कुछ है क्या? आगे नहीं है कुछ? ठीक है, फिर जोड़ो इसको, जोड़ के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस निकालो। जोड़ो ना इसको, जोड़ो ना, बैठे क्यों? जोड़ो इसको। कितना? 39,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 16,000 कितना हुआ जोड़ के? 67,000। 67,000 क्या है अपना? वेट वेट वेट, 39,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 16,000, 67,000 हुआ ना अपना? बिल्कुल, देखो 67,000 अपना क्या है? 67,000 अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला चयन सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द इनकम एंड आउटगोइंग्स फॉर द ईयर 2024 2025। फॉर्मेट को पहले बनाइए, फॉर्मेट को पहले बनाइए, फॉर्मेट को बनाइए पहले। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मेट बनाइए पहले, उसके बाद बात करते हैं।
ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025, सॉरी असेसमेंट ईयर 2025-26, ये 25-26, ठीक है। असेसमेंट ईयर हम अभी तक क्या क्या लिख रहे थे, हाँ 25-26, ठीक है। लिखो पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट क्या क्या दिया हुआ है बताइए। सबसे पहले दिया हुआ है इनकम फ्रॉम लॉटरी, नेट अमाउंट दिया हुआ है सर, नेट अमाउंट दिया हुआ है अपने को, नेट अमाउंट दिया हुआ है। बस आप लोगों को बोले थे कि इनकम फ्रॉम लॉटरी अगर नेट अमाउंट दिया रहता है तो उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है। इनकम फ्रॉम लॉटरी का ग्रॉस अमाउंट चाहिए, ग्रॉस अमाउंट चाहिए अपने को, नेट अमाउंट दिया हुआ है सर, ग्रॉस अमाउंट चाहिए। तो ग्रॉस अमाउंट कैसे निकाले, कुछ नहीं करना है, 14,000 डिवाइड बाई 70% कर दो, जो अमाउंट रहेगा उसका डिवाइड बाई 70% कर दो, रूल एक ही है। 14,000 डिवाइड बाई 70% कितना, 20,000 निकलेगा। कितना निकले, 20,000 निकलेगा। बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। लिखो सबसे पहले विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना दिया हुआ है, 14,000 दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है ना आप लोगों को, 14,000 नेट दिया हुआ है ना आप लोगों को, बिल्कुल। डिवाइड बाई 70% कर दीजिए, बात खत्म। तो 20,000 निकलेगा आपका। आगे बताओ। डिविडेंड फ्रॉम बीयू लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी 4,000, इंडियन इंडियन कंपनी से आप लोगों को डिविडेंड मिल रहा है तो उसको तो आप लिखोगे ना। लिखिए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना, 4,000 का डिविडेंड मिला ना, 4,000 का। अच्छा, फिर क्या दिया हुआ है, रेंट फॉर सबलेटिंग ऑफ हाउस 18,000। अच्छा, 18,000 कलेक्ट हुआ रेंट का, ठीक है। उसमें से बोला रेंट कलेक्शन चार्जेस इतना लगा, इंश्योरेंस प्रीमियम इतना लगा, जितना खर्चा हुआ उसको माइनस कर दे। सबलेटिंग से जितना मिला उसको लिख, और जितना खर्चा हुआ उसको माइनस कर। सबलेटिंग से जितना इनकम हुआ उसको लिख, और जितना खर्चा हुआ उसको माइनस कर, सीधा सा बात है। लिख, लिखो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग कितना दिया हुआ है बताओ, 18,000 लेस एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस कितना कितना है बताओ। एक्सपेंसेस एक तो आपको दिया हुआ है 300 का, एक दिया हुआ है 800 का, एक्सपेंसेस को लेस करो, मतलब 1,100 के एक्सपेंसेस को लेस करो। सबलेटिंग में यही किया जाता है, इनकम लेस एक्सपेंसेस, इनकम लेस जो एक्सपेंसेस रहेगा उसको लेस कर, जो एक्सपेंसेस रहेगा उसको लेस कर। कितना, 16,900, ठीक है। और क्या दिया है बताओ। डिविडेंड फ्रॉम एके लिमिटेड ए फॉरेन कंपनी 12,000, डिविडेंड चाहे इंडियन कंपनी से मिले फॉरेन कंपनी से मिले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का हिस्सा रहेगा रहेगा रहेगा। लिखो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी से कितना डिविडेंड मिला, 12,000 का। जोड़ो इसको, जोड़ो जोड़ो, बताओ जोड़ो। 20,000 प्लस 4,000 प्लस 16,900 प्लस 12,000, 52,900। इसका नाम रखना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है ना। क्लियर है आप लोगों को। चलो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। श्री अजय घोष फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर 2024-2025। आओ, आओ पहले फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, क्वेश्चन को बाद में रीड करेंगे, फॉर्मेट बनाओ। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6, देखो कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन of income from other sources of assessment year
ये 2025-26। आप लोग फुल फॉर्म यूज करना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना एग्जाम में, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स नहीं, आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा वरना, ठीक है। चलो आ जाओ, लिखो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, फॉरेन कंपनी हो इंडियन कंपनी हो, डिविडेंड रिसीव हुआ है तो लिखना है, मतलब लिखना है। इनकम फ्रॉम अदर कंपनी लिखना है, लिखो, लिखो डिविडेंड, फर्स्ट में लिखो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितना है? ये भैया 15,500। फिर क्या दिया है बताओ? डिविडेंड फ्रॉम एचसीएल लिमिटेड, मतलब ये इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी से रिसीव हो चाहे इंडियन कंपनी से रिसीव हो, दोनों को ही लिखना है। देखो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, ये कितना है? 17,000, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर कोई सेविंग बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट से कोई इंटरेस्ट होता है ना, तो उसको लिखते हैं, उसको लिखते हैं अपने लोग, उसको लिखते हैं, ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट से कोई भी इंटरेस्ट मिलता है उसको लिखते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम एसबीआई, ये कितना है? 11,000। फिर क्या दिया है बताओ? फिर बोला हुआ इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, याद रखना पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट अप टू ये 3,500 एग्जेम्प्ट है, 3,500, जब तक 3,500 को क्रॉस ना करे तब तक लेना मत। अप टू 3,500 ना एग्जेम्प्ट है, क्या है? एग्जेम्प्ट है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से अगर मान लो इंटरेस्ट मिला तो वो एग्जेम्प्ट है, मत लेना, मत लेना जब तक 3,500 से क्रॉस ना हो, जब तक 3,500 से क्रॉस ना हो तब तक। ये 2,000 दिया मतलब क्या? एग्जेम्प्ट है, मत लेना। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट मत लेना। देखो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, क्या है? ये एग्जेम्प्ट है, लिखो एग्जेम्प्ट, सीधा एग्जेम्प्ट लिख दो। फिर क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस फॉर अटेंडिंग कंपनीज मीटिंग 22,000 रुपया, ले लो डायरेक्टर फीस। अगर डायरेक्टर मीटिंग वीटिंग अटेंड कर रहा है उसका फीस वो लेगा, ले लो डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस कितना है? डायरेक्टर फीस 22,000, जोड़ो उसको, जोड़ो उसको, और क्या? 15,500 प्लस 17,000 प्लस 11,000 प्लस 22,000, 65,500, 65,500। इसको अपने लोग बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है ना? क्लियर है? चलो आइए क्वेश्चन नंबर 7 अभी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? आमिर फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफिस इनकम फॉर द ईयर 2024-25, ठीक है। फॉर्मेट को बनाइए पहले, फॉर्मेट को, पहले पहले फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट उसके बाद काम। देखो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर ये 2025-26, ठीक है। चलिए बनाइए, फॉर्मेट को बनाइए। फॉर्मेट किस तरीके से बनता है? पर्टिकुलर और दो ठो अमाउंट का कॉलम, दो ठो अमाउंट का कॉलम लीजिए, लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, ठीक है। क्या दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग दिया हुआ है, अपने को कोई एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इनकम को ही बिठाएंगे। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग दिया हुआ है, एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, मत घटाओ, सीधा लिख दो, लिख दो इनकम
फ्रॉम सबलेटिंग कितना दिया हुआ है? 16,000 दिया हुआ है ना, 16,000 दिया हुआ है अपने को। फिर यस, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग कितना है? 16,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, और नेट वाला अमाउंट दिया हुआ है। सर नेट वाला अमाउंट दिया होता तो ग्रॉस वाला अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 70,000 डिवाइड बाई 70। ठीक है, नेट वाला अमाउंट दिया रहता है तो ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 70,000 डिवाइड बाई 30%, कितना? अरे 70,000 डिवाइड बाई 30% कितना? कितना आएगा बताओ? 70,000 डिवाइड बाई 30%, क्या आ रहा है? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 70,000 डिवाइड बाई 70%। सर आपने बोला था 70% से डिवाइड कर देना। कुछ भी नहीं, अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी आप लोगों को नेट में दिया हुआ है, ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए 70,000 डिवाइड बाई 70% कीजिए। 70,000 डिवाइड बाई 70% कर दीजिए, अमाउंट के साथ 70% डिवाइड कर दीजिए, मतलब 70,000 डिवाइड बाई 70%, 1 लाख, 1 लाख आएगा। तो लीजिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अपने को ग्रॉस वाला अमाउंट चाहिए, अपने को ग्रॉस वाला अमाउंट चाहिए। और ग्रॉस वाला अमाउंट किस तरीके से निकलेगा? 70,000 डिवाइड बाई 70%, अमाउंट डिवाइड बाई 70% कर दीजिए, ग्रॉस वाला अमाउंट निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 1 लाख, 1 लाख निकलेगा। ठीक है, ओके। फिर क्या दिया हुआ है बताइए? फिर अपने को दिया हुआ है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, बिठाइए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, कितना दिया हुआ है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी? 18,000। और क्या क्या दिया हुआ है? और क्या क्या दिया हुआ है? रेमुनरेशन फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर, अगर क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं या क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं प्रोफेसर लोग, तो इनका जो इनकम जो टैक्सेबल होता है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ही होता है। ठीक है, तो उसको भी लिखिए, लिखिए रेमुनरेशन फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स लिखिए 1,200। फिर क्या आएगा बताइए? फिर क्या दिया हुआ? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अगर ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करके तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको भी तुम लोगे। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना है वो? 5,000 है। जोड़िए, जोड़ो सबको जोड़ो, 16,000 प्लस 1 लाख प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000, कितना आएगा बताओ? 16,000 प्लस 1 लाख प्लस 18,000 प्लस 1,200, 1,200 प्लस 5,000, 1,40,200, 1,40,200। ये क्या है अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8, आइए क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखिए, फॉर्मेट को बनाइए पहले, फॉर्मेट को बनाइए। आइए देखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर, ये नाम क्या दिया हुआ है? सुखराम, मिस्टर सुखराम फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। चलिए आइए लिखिए, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। फर्स्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है बताइए तो? फर्स्ट फर्स्ट में अपने को क्या दिया हुआ है? डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम फॉरेन कंपनी, दोनों को ही लिखिए। लिखिए डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम
इंडियन कंपनी, फिर लिखिए डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। कितना कितना है? 15,000 और 10,000। ठीक है। फिर क्या दिया? इनकम फ्रॉम लॉटरी। कौन सा दिया हुआ वैल्यू? नेट का। नेट वैल्यू दिया होगा तो अमाउंट डिवाइड बाई 70%, अमाउंट डिवाइड बाई 70%। देखिए फिर अपने लोगों को क्या दिया हुआ? इनकम फ्रॉम लॉटरी। इनकम फ्रॉम लॉटरी अमाउंट कितना है? 1,05,000 डिवाइड बाई 70% कीजिए, ग्रॉस में बदल जाएगा। नेट अगर दिया हो तो ग्रॉस में बदलो, ग्रॉस ही अगर दिया हो तो लिख दो बस। 1,05,000 का 70%, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है। और क्या दिया है बताइए? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश। अगर मान लीजिए कोई दूसरा कंट्री में लैंड सिचुएटेड है, कोई दूसरा कंट्री से एग्रीकल्चरल इनकम आ रहा है तभी लेंगे, इंडिया का एग्रीकल्चरल इनकम नहीं लेंगे। ठीक है। कोई दूसरा कंट्री का एग्रीकल्चरल इनकम है हम लोग तभी लेंगे। इंडिया का एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। बांग्लादेश में है ना, तो बांग्लादेश का हम लोग ले सकते हैं एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स, लेकिन इंडिया का एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, याद रखिएगा। ठीक है। लिखिए इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश कितना है बताइए? 25,000। अगर मान लीजिए इंडिया में सिचुएटेड रहता देन हम लोग नहीं लेते, एग्जेम्प्ट होता वो एग्जेम्प्ट होता हमारा। जोड़िए इसको, ये 15,000 प्लस 10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 25,000, 2,00,000। ये क्या है? अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से आइए। फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट, फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर मिथुन, मिस्टर मिथुन है ना, मिस्टर मिथुन, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये पर्टिकुलर्स। देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट। ठीक है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, आइए सबसे पहले दिया हुआ है अपने लोगों को डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस दिया हुआ 22,000, डायरेक्टर फीस दिया हुआ 22,000। डायरेक्टर का फीस हम लोग लेंगे, ठीक है, लेंगे डायरेक्टर फीस। लीजिए डायरेक्टर फीस कितना दिया हुआ? डायरेक्टर फीस 22,000। फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ये क्या बोले थे? एग्जाम्ट रहता है 3,500 तक, एग्जाम्ट अप टू 3,500। याद रखिएगा 3,500 तक अमाउंट रहने से मत लीजिएगा, 3,500 ये तक अमाउंट लेने से मत लीजिएगा। एग्जाम्ट रहता है, एग्जाम्ट। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यहां लिख दीजिए एग्जाम्ट, नहीं लेंगे इसको। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है बताइए? फिर बोला रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सब लेटिंग ए हाउस 33,250, रेंट पेबल टू मिस्टर मुखर्जी 19,000, अदर एक्सपेंस बोला 8,000। ठीक है। बोला सबलेट करके 33,250 इकट्ठा किया, उसमें से मिस्टर मुखर्जी को 19,000 रुपए देना है, तो एक्सपेंसेस को लेस करते हैं ना। सबलेटिंग का इनकम के साथ एक्सपेंसेस को लेस करते हैं ना, तो सबलेटिंग का इनकम हुआ 33,250, 19,000 क्या हुआ? एक्सपेंसेस हुआ, लेस कीजिए उसको।
और 8,000 और एक्सपेंस हुआ तो उसको भी लेस कीजिए। तो 33,000, ये 250 लेस 19,000 लेस 8,000। लीजिए, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग कितना दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम सबलेटिंग बोला 33,250 है। लेस कीजिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना कितना है अपना? एक्सपेंसेस कितना कितना है अपना बताओ? एक तो भैया 19,000 का है और एक 8,000 का है। तो 19 प्लस 8, 27,000 का एक्सपेंस है। 27,000 का पूरा टोटल मिला के एक्सपेंस है। लेस कर दीजिए, एक्सपेंसेस को लेस कीजिए, एक्सपेंसेस को लेस कीजिए, कितना बचा? 6250। और क्या है बताइए? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 2500 का लीजिए, लिखिए डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितने का है? 2500 का डिविडेंड है। जोड़ो, जोड़ो, अभी जोड़ो, सबको जोड़ो। 22,000 प्लस 6250 प्लस 2500, तो 30,750। 30,750 ठीक है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है ना? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सम। फॉर्मेट को बनाइए, फॉर्मेट फॉर्मेट लिखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10। फॉर्मेट पहले बना लीजिएगा, क्वेश्चन बाद में पढ़ते रहिएगा। फॉर्मेट पहले बनाइएगा आप लोग, ठीक है? टाइम बचेगा। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर महाजन, मिस्टर महाजन फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026। एक अमाउंट का कॉलम बनाइएगा, एक डिटेल्स का। लीजिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ देखिए। बोला डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, दोनों ही आएगा। ठीक है, दोनों ही आएगा, दोनों को लिखिए, दोनों को लिखिए। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, और फिर डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। कितना कितना है? इंडियन कंपनी का है 10,000, फॉरेन कंपनी का है 20,000। ले लीजिए दोनों को। फिर दिया हुआ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश लिखा हुआ है तो लेना पड़ेगा, इंडिया लिखा होता तो नहीं लेते। ठीक है, देखिए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन बांग्लादेश कितना है बताइए? 15,000। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन केरला। और केरला कहाँ पड़ता है? इंडिया में पड़ता है ना, इंडिया में पड़ता है ना, मतलब एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है। इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता। देखिए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन केरला, ये क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, फिर लिखिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। ये देखिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी का क्या दिया हुआ है?
नेट दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है। नेट अगर दिया होता तो क्या करते हैं बेटा, अमाउंट डिवाइड बाई 70%, बात खत्म। अमाउंट डिवाइड बाई 70%, जो भी अमाउंट दिया हुआ है अमाउंट डिवाइड बाई 70%। लीजिए फटाफट से, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 7,000, 7,000 डिवाइड बाई 70%, 7,000 डिवाइड बाई 70% मतलब 10,000। और जोड़ो, सबको जोड़ो, जोड़ो। वो 10,000 प्लस 20,000 प्लस ये 15,000 प्लस 10,000, 55,000। ठीक है, इसको अपने लोग क्या बोले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, इसके बाद वाला जितना भी होमवर्क तुमसे बन रहा है उतना होमवर्क बना के लाना। इसके बाद वाला जितना भी होमवर्क बन रहा है उतना होमवर्क बना के लाना, अगले क्लास में खत्म कर देंगे। 10 सम तो चलेगा ना, अगले क्लास में खत्म कर देंगे अपने लोग। इसके बाद वाला जितना होमवर्क बन रहा है बना के लाना तुम लोग, व्हाट्सएप में दिखाना, अगले क्लास में इसको खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच, आज क्लास यहीं तक। आज अपने लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। आप लोग से बना क्या सम्स? आप लोग को जो बोला था कि सम्स सम्स बन जाएगा, आप लोग से बना क्या? नहीं बना कि बना? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का लेक्चर नंबर 2। चलिए, जो जो सम्स बन गया वो सब आप मिलाते रहिए, हम तो सम्स बनाएंगे ना, बिकॉज कोई कोई बच्चा से नहीं भी बना होगा, कोई कोई बच्चा से बना भी होगा, तो हम तो सम्स बनाएंगे। चलिए आइए देखिए, कहाँ थे अपने लोग? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में थे ना अपने लोग? कहाँ थे अपने लोग क्वेश्चन नंबर 11? अच्छा आइए देखिए, आइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए। मिसेस टी बासु अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-2025। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ सच इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026। अपने लोगों को बोलना है कि किधर ये टैक्सेबल होगा, किधर ये टैक्सेबल होगा, कौन से सोर्सेस में ये टैक्सेबल होगा, होगा भी कि नहीं होगा, अगर टैक्सेबल होगा भी कि नहीं होगा। सबसे पहला देखिए क्या दिया हुआ है, आपको किस तरीके से लिखना सोल्यूशन में। सोल्यूशन में ये पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर दीजिएगा और उसके बाद अपना कंक्लूजन लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहला दिया हुआ एग्रीकल्चरल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इन इंडिया। ये क्या, ये टैक्सेबल है? हम क्या बोले थे कि अगर आप इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम कमाते हो देन कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर आप इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम कमाते हो देन उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लिखिए एग्जेम्प्ट, लिखिए एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म असेस्ड एज ए फर्म व्हेन शी इज ए पार्टनर। अरे एक पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? वो पीजीबीपी के हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। पीजीबीपी, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको बोलते हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर बोला इंट्रिम डिविडेंड, इंट्रिम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम टाटा स्टील कंपनी, इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हुआ, मतलब क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा भैया ये। ठीक है, तो आपको किस तरीके से लिखना है, आपको ये सोल्यूशन में इस तरीके से ये पूरा स्टेटमेंट चेपना, उसके बाद लिखना इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1। फिर ये पूरा स्टेटमेंट चेपना, उसके बाद लिखना इज अंडर टैक्सेबल, ये पीजीबीपी इज अंडर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। ठीक है, फिर क्या बोला, इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम टाटा स्टील कंपनी, अगर डिविडेंड रिसीव होता है कहां पे टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, फिर 4 में क्या दिया हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड, ये प्रोविडेंट फंड जो कि 1,21,000, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से कोई भी अमाउंट अगर रिसीव होता है तो वो किस तरफ जाता है बेटा, बताइए। तो याद रखिएगा, सुनिए, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड जो होता है उसमें से ये जो 50,000 है ये जो खुद का कंट्रीब्यूशन है, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आप ये करोगे ना तो खुद का जो ये कंट्रीब्यूशन है सिर्फ उस पे ही टैक्स लगता है, सिर्फ उस पे ही टैक्स लगता है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बाकी इन सब पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी इन सब पे टैक्स नहीं लगेगा। तो लिखिएगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज नॉट टैक्सेबल वेयर एज ओन कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जो 50,000 है ओन कंट्रीब्यूशन, सिर्फ इस पे टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंडर, बाकी इस पे टैक्स नहीं लगता है, इन सब पे टैक्स नहीं लगता है।
आप लिखिएगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज नॉट टैक्सेबल, वेयर एज ओन कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, लिख दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 करें, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करें। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इनकम। अपने को टैक्सेबिलिटी बताना है। बोला चार्ली ए मेंबर ऑफ एचयूएफ रिसीव्ड फ्रॉम 1 लाख आउट ऑफ द फैमिली इनकम ये 10 लाख। तो ये ये बताइए आप लोग किधर टैक्सेबल होगा, ये बताइए आप लोग किधर टैक्सेबल होगा। सुनिए, अगर कोई भी इनकम अगर आपको अपना फैमिली से मिलता है, कोई भी इनकम अगर आपको अपना फैमिली से मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है बेटा, एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट होता है। कोई भी इनकम अगर आपको अपना फैमिली से मिलता है, मतलब एचयूएफ से मिलता है, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। फिर क्या बोला, फिर चमेली रिसिप्ट ये 10,000 ऐसे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये किधर टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आइए फटाफट से फॉर्मेट रेडी कीजिए, फॉर्मेट रेडी कीजिए, चलो फॉर्मेट रेडी करो। 8 ये पर्टिकुलर अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये दो अमाउंट के कॉलम देखो, पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम, फिर अमाउंट का कॉलम। कौन सा सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन नंबर ये 30 ना, कौन सा कर रहे हैं, लिखो, आप लोग लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर ई फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 2026। आइए देखिए क्या दिया हुआ है, पहले पहले डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एक्स कंपनी लिमिटेड, मतलब ये क्या, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव होता है तो इंक्लूड करते हैं अपने लोग। ठीक है, देखिए डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, कितना है डिविडेंड, 4,000, 4,000 है ना, 1 2 4,000। फिर क्या दिया हुआ है अपना, फिर दिया हुआ है फैमिली फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन अगर देता है तो फैमिली पेंशन का क्या एडजस्टमेंट बताए थे, फैमिली पेंशन लिखिए, फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन कितने का दिया हुआ है बताइए, फैमिली पेंशन दिया हुआ है भैया जी 36,000 का। इस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन लीजिए, लेस कीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगा, एक तो होगा 1/3 ऑफ ये पेंशन, 1/3 ऑफ पेंशन निकालिए, और दूसरा निकालिए आप 15,000, और दोनों का मिनिमम लीजिएगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो मिनिमम कौन सा है बताइए, 1/3 ऑफ द पेंशन कितना है, 1/3 ऑफ द पेंशन होगा 12,000 और या 15,000। तो इसमें से छोटा कौन सा है, 12,000, उसको बाहर निकालिए, लेस करके बाहर, लेस करके बाहर, कितना जाएगा बाहर बता, 24,000 जाएगा बाहर। ठीक है, क्लियर है ना, सीख गया ना। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, जिसका जो है वो 13,200, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 13,200। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेम 2,000। तो याद रखना, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से कोई भी विनिंग अगर करना तो एक्सपेंसेस लेस मत करना, एक्सपेंसेस लेस मत करना। हॉर्स रेस से अगर कोई भी विनिंग करेगा तो एक्सपेंसेस लेस मत करना, एक्सपेंसेस लेस मत करना, ठीक है, डायरेक्ट लिखना, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, कितना 12,000 ना। ठीक है, नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, सॉरी ये तो 13,200 था ना, ये 13,200 था ना, कंफ्यूज हो गया भाई, ये 13,200 था, लिखो 13,200। फिर क्या दिया है बता, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी लिखो, डिविडेंड रिसीव्ड
फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कितना है बताओ? ये है 12,000। 12,000। फिर और क्या क्या दिया हुआ है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है, लेकिन भैया ये नेट वाला अमाउंट दिया हुआ है, नेट वाला अमाउंट दिया हुआ है। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया होता है और नेट वाला अमाउंट दिया रहता है, तो कैसे ग्रॉस में कन्वर्ट करें? 8400 डिवाइड बाई 70% कीजिए। 8400 डिवाइड बाई 70%, कितना आएगा? 12,000। 12,000। देखिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कैसे किए? 8400 डिवाइड बाई 70%, कितना? 12,000। ठीक है ना? और क्या क्या है बताओ? और क्या क्या है बताओ? बोला रेंट ऑफ वे लिटिंग प्लांट एंड मशीनरी along with the building 18,000। मतलब प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे चढ़ाए, रेंट पे चढ़ाए प्लांट एंड मशीनरी को, प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे लगाए। और बेटा ये सब क्या है? ये सब एक्सपेंसेस है, ये सब खर्चा है। खर्चा को लेस करते हैं अपने लोग, खर्चा को लेस करते हैं अपने लोग, खर्चा को क्या करते हैं? लेस करते हैं अपने लोग। ठीक है, तो लिखो, खर्चा को क्या करते हैं? लेस करते हैं अपने लोग। आ जाओ लिखो। सबसे पहले लिखो लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 18,000 का वैल्यू है। उसमें से खर्चा को लेस कीजिए, एक्सपेंसेस। जब भी ऐसा दिया हो खर्चा को लेस करना। क्या क्या खर्चा दिया हुआ है? खर्चा दिया हुआ है एक रेंट कलेक्शन चार्जेस, देखिए रेंट कलेक्शन चार्जेस। फिर दिया हुआ है अपना इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर दिया हुआ है अपना डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन। ठीक है, रेंट कलेक्शन चार्जेस कितना? 250, इंश्योरेंस प्रीमियम 1200, डिप्रीशिएशन 4500। जोड़िए, जोड़ के बताइए कितना आता है? 250 प्लस 1200 प्लस 4500, कितना? 5950। बाहर कीजिए, लेस करके बाहर करो। 18,000 लेस 5950, 12,050। जोड़ो, सबको जोड़ो, जोड़ो सबको। ये 4,000, फिर 24,000, फिर 13,200, फिर 12,000। ठीक है ना? फिर 12,000, फिर 12,050। जोड़ो, कितना आता है? 77,250, 77,250। ठीक है, अब नेक्स्ट। ये तो कर लेगा ना होमवर्क, होमवर्क ये सब कर लेना तुम लोग। अब हार्ड वाला सम बना, ये बताने दो मेरे को। 15 आ जाओ, 15, 15 आ जाओ। 15, 15 कर ही देते हैं, आ जाओ। 15 हार्ड नहीं है, हार्ड कुछ भी नहीं है, सब इजी इजी है। सारा का सारा सम बन जाएगा, लेकिन 15 का फॉर्मेट बनाओ। सारा सम नहीं बनाएंगे तो आप लोग बुरा मान जाओगे ना। 15 का फॉर्मेट बनाओ। देखो, देखो सोल्यूशन 15। ठीक है, देखो ऊपर में लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर माला सेन। सर अपने लोग भी ऐसा लिखे क्या? IFOS ये वो ऐसा लिखे क्या? मिसेस माला सेन। फेल हो जाओगे अगर लिखोगे तो। फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026, देखो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट लिखो क्या देखा हुआ? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना अमाउंट दिया देख तो, कितना अमाउंट दिया देखो तो? 1,40,000। एक्सपेंस को नहीं लेते हैं इसमें।
कोई भी सट्टाबाजी से अगर कुछ जीता है, कोई भी सट्टाबाजी से जीता है, हॉर्स रेस से जीता है, केबीसी से जीता है, एक्सपेंस एक्सपेंस को मत लेना, ठीक है। तो 1,40,000 दिया हुआ है ना, 1,40,000। तो 1,40,000 डिवाइड बाई 70%, नेट है ना, ग्रॉस में कन्वर्ट करना है अपने को। तो 1,40,000 डिवाइड बाई 70% कितना आएगा? 2 लाख। और क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी आएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से तुमको इंटरेस्ट मिलता है, लोगे नहीं? 40,000। और क्या दिया हुआ है? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, लिखो, इसको भी लिखो। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन इंडियन कंपनी कितना मिला? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी भैया 30,000 का। अरे टाटा स्टील से जो डिविडेंड मिला। फिर लो फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन कितना? 48,000 है। कितना है? 48,000 है, 48,000। लेकिन उसमें अपने लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या कहता है कि 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन लो सबसे पहले, उसके बाद 15,000 लो, जो छोटा है उसको बाहर निकाल। तो 16,000 और 15,000, छोटा कौन सा है? 15,000, बाहर निकाल, लेस करके बाहर निकाल। 48,000 लेस 15,000 कितना? 33,000। 33,000। ठीक है। आगे, आगे क्या बोला? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश। जब बांग्लादेश में रहेगा, अदर अदर स्टेट, अदर कंट्री में रहेगा, ले लेना तब। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश कितना है बताइए? 24,000। जोड़िए, इसको जोड़िए। 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 33,000 प्लस 24,000। कितना है? 3,27,000। ठीक है। अब देखिए, अच्छा, 16 इंपॉर्टेंट है, आइए। 16 सिखाना है आप लोग को, 16 सिखाना है आप लोग को, चलिए आइए देखिए। 16 इंपॉर्टेंट है, आइए। 16 का फॉर्म बनाइए। ठीक है। आप लोग ऊपर में लिख लीजिएगा, बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वगैरह वगैरह ये सब लिख लीजिएगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। ठीक है। जो बात है वो देखिए आप, ऊपर में ये सब लिख लीजिएगा ना। वो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ जिसका नाम रहेगा वो सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है। सोल्यूशन 16। ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ? डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, लीजिए। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितना है? 6,000। फिर लिखिए फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन दिया हुआ है, कितने का फैमिली पेंशन दिया हुआ है? फैमिली पेंशन कितने का? फैमिली पेंशन बोला 12,000 पर मंथ। 12,000 पर मंथ मतलब 12,000 इंटू 12, 1,44,000। लेकिन लेस क्या करते हैं अपने लोग? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, सबसे पहला लीजिए 1/3 ऑफ पेंशन, फिर दूसरा लीजिए 15,000, जो छोटा है बिठाइए,
1,44,000 का 1/3 48,000 और 15,000, कौन सा छोटा है? बाहर निकालो 15,000 को। अब 15,000 को बाहर निकालो, बताइए कितना? 1,44,000 प्लस 15,000 कीजिए कितना? 1,19,000। ठीक है, 1,19,000। फिर क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, फिक्स्ड फिक्स्ड डिपॉजिट किए थे, वहां से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, लिख दीजिए 8,000। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, सुनो, अब इंपॉर्टेंट है, सुनो। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट 6,000। हम आपको क्या बताए थे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से अगर कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो 3,500 तक एग्जेम्प्ट है, मतलब 3,500 तक एग्जेम्प्ट है, लेकिन रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा ना। 3,500 तक एग्जेम्प्ट है, लेकिन रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस है वो तो जाएगा ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, यही था खेला। ठीक है, यहाँ पे लिखिए अब, देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, कितने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ बताता हूँ, कितने का रिसीव हुआ? 6,000 का। लीजिए मैक्सिमम एग्जाम्पशन, मैक्सिमम एग्जाम्पशन, मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितना ले सकते हो? 3,500 तक का ले सकते हो, मतलब 3,500 तक छूट है, उसके बाद वाला अमाउंट पे टैक्स लगेगा, मतलब रेस्ट ऑफ द 2,500 पे टैक्स लगेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जोड़ना है बस, जोड़िए, जोड़िए, कहानी खत्म कीजिए, जोड़िए और कहानी खत्म कीजिए। 6,000, 1,29,000, 8,000, 2,500, 1,45,500 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब एक लास्ट सम कराएंगे और छुट्टी, अब और सम नहीं कराएंगे, लास्ट सम। कौन सा करवाए बोलो तो, कौन सा करवाए हम? हार्ड देख रहे हैं, हार्ड कौन सा है? हार्ड तो कुछ है ही नहीं इधर। चलो ये कर देते हैं, 19 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क, ये चैप्टर खत्म, अगला दिन नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बनाओ, चलो आ जाओ। सोल्यूशन 19 पर्टिकुलर्स, ऊपर में लिख लेना आप लोग, ऊपर में आप लोग लिख लेना, इतना आप लोग समझदार हो कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये सब लिख लेना, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। चलो आ जाओ, देखो फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन कितना रिसीव हुआ है? देखो फैमिली पेंशन कितना, 5,300 इंटू 12, ये पर मंथ बोला अपने को, 636,000, लेस कीजिए, फैमिली पेंशन से लेस कीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या क्या है बताइए? एक तो है 1/3 ऑफ पेंशन, एक है 1/3 ऑफ पेंशन। ठीक है,
तो 1/3 ऑफ पेंशन अपना कितना निकलेगा? 63600 का 1/3। बोलिए। 6360 का 1/3। 21200। 21200। और बी वाला पॉइंट रहता है 15,000। तो 15,000 इनमें से छोटा कौन है? 15,000। बाहर कीजिए, 10 करके बाहर करो। 63,600 लेस 15,000, 48,600। ठीक है, ओके। ठीक है, और क्या है बताओ? इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस। सबलेटिंग हाउस से कितना मिला? सबलेटिंग हाउस से कितना मिला? सबलेटिंग हाउस से मिला 5500 पर मंथ। लेकिन रेंट कितना दे रही है? 4,000 पर मंथ। म्यूनिसिपल टैक्स कितना दे रहे हैं? ये 1500। तो लिखो, सबसे पहले लिखो सबलेटिंग ऑफ हाउस। सबलेटिंग ऑफ हाउस कितना मिला इनकम बताओ? इनकम इनकम कितना मिल रहा है अपना? वो क्या बोल रहा है? 5500 पर मंथ ना। मतलब 5500 इंटू 12 कितना होता है? 5500 इंटू 12 66,000। लेस करो उसमें से एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है लेस करो। सबसे पहला वाला एक्सपेंस क्या दिया हुआ है? सबसे सबसे पहला वाला एक्सपेंस है ये जो 4,000 है। ये जो 4,000 है, ये जो 4,000 पर मंथ जो है, उसको हटाना है अपने को। अब 4,000 इंटू 12 प्लस, और कौन सा? म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल टैक्स का भी एक्सपेंस है ना। म्यूनिसिपल टैक्स का एक्सपेंस कितना है? म्यूनिसिपल टैक्स का एक्सपेंस कितना रहेगा था? 1500। 1500। तो 4,000 इंटू 12 मतलब 48,000 प्लस 1500, 49,500। 49,500 लेस कर इसको। 66,000 माइनस 49,500 लेस कर कितना निकलता है? 16,500। ठीक है, और क्या दिया हुआ है फिर? विनिंग फ्रॉम लॉटरी। विनिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है 2,10,000। एक्सपेंस एक्सपेंस को मत लेना, एक्सपेंस को मत लेना, ऐसे ही ध्यान ध्यान भटकाने के लिए दिया है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 2,10,000 डिवाइड बाई 70%। नेट दिया हुआ है, ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। 2,10,000 डिवाइड बाई 70% मतलब 3,00,000। अगर ग्रॉस में दिया हो तो नेट में कन्वर्ट मत कर देना, ठीक है? ग्रॉस में दिया हो तब मत डिवाइड करना। नेट में दिया होता है इसीलिए अपने लोग डिवाइड करते हैं 70%, वरना नहीं करते। फिर क्या दिया? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन ये बांग्लादेश। देखो, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन बांग्लादेश कितना है? 50,000। 50,000 जोड़ो, सबको जोड़ो। 48,600 प्लस 16,500 प्लस 3,00,000 प्लस 50,000, 4,15,100। ये क्या अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय। आज का सेशन यहीं तक। होमवर्क होमवर्क करके आना, होमवर्क करके आना। देखो, ये चैप्टर खत्म हो गया। अगले दिन अपने लोग सैलरी स्टार्ट करेंगे। सैलरी क्या स्टार्ट करेंगे? सैलरी। अब सैलरी अपने लोग स्टार्ट करेंगे। सैलरी अगले दिन सैलरी स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आई होप आप लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बहुत ही बखूबी तरीके से देख लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी सारे वन शॉट्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।
फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और हाइप कर दो ये वीडियो को। थैंक यू सो मच।